नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज हम आप लोग के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं। एक एक चैप्टर बहुत बढ़िया तरीका से खुद अपना से स्लाइड बना है, एक एक पीपीटी बना है और इसको बहुत बढ़िया तरीका से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी नए हैं क्लास को शेयर, लाइक, कमेंट जो भी करना है करते रहिए कि नहीं। तो हम आपका टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ये नहीं कि केवल पढ़ाना है, पढ़ाने का मतलब है कि उसको पूरा A to Z कंप्लीट हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं या आप और ये देख लीजिए, एक केमिस्ट्री का चैप्टर है यानी रसायन शास्त्र है। इसमें अगर आप कमजोर हैं तो आपको थोड़ा सा करना है। अगर आप केमिस्ट्री में जीरो भी जानते हैं यानी रसायन शास्त्र में जीरो लेवल पर है तो फिर भी आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा क्या करना है, एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना है। एटॉमिक नंबर 1 से होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ठीक है, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये याद कर लेना 1 से लेके 20 तक। ठीक है, अब ये जब अगर याद कर लेते हैं तो आप केमिस्ट्री का शुरुआत, केमिस्ट्री क्योंकि यहीं से शुरू होता है, तो आपको 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परमाणु है जिसका आप देखिए, आप लोग विद्यार्थी लोग डरता क्या है कि रिएक्शन जब आता है तो उसको समझ में नहीं आता। ज्यादातर कोचिंग ट्यूशन में रटवा दिया जाता है, जहाँ तक नहीं पढ़ाया जाता है। रिएक्शन आपको हर जगह मिलेगा, जब भी केमिस्ट्री पढ़िएगा आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए इस चीज को आपको क्या करना है, जानना जरूरी है। इसलिए आज ही अभी प्रॉमिस कीजिए कि कल आप 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कम से कम याद कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम आपको पढ़ाते चलेंगे, बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगा बताएंगे। लेकिन आई होप कि आप 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या क्या करेंगे, याद कर लेंगे। उसके अलावा ध्यान दीजिए क्या क्या जरूरी है, 20 तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आयरन का, जिंक का, कॉपर का, कि नहीं, एजी का, एजी मतलब एजी, उसके बाद गोल्ड वाला, और हम एयू। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जो है मेटल और नॉन मेटल धातु अधातु है, उसको याद कर लेना है। वहां से आपका केमिस्ट्री ठीक होते चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, पूरा बेसिक लेवल से चलेंगे क्लास 10th का। ठीक है, आप क्लास में रेगुलर पढ़ने रहिए, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा। बस थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सा व्यू बढ़ाइए, लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए, आपको क्लास 10th का है, पेन, पेंसिल, कलम, कॉपी लीजिए। आप ध्यान से देखिएगा, हम अभी आपको याद करा देंगे। आपको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, A to Z हम याद करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। एक एक पीपीटी जो है हम खुद बनाए हैं अपना से, प्योर जो होता है लैंग्वेज, अपना से खांटी लैंग्वेज तैयार की है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक से एक एग्जाम्पल और इजी तरीके से बताएंगे जो आपको याद हो जाए। तो कह रहा है क्वेश्चन यही है कि रासायनिक जो है अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कथी, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है जो रासायनिक रूप से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
ध्यान से देखिए, अभी नहीं याद हो जाएगा। यही लिखवाए हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाए, भिन्न गुण वाले नया पदार्थ बनाएगा, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब ये नहीं कि चीनी मिलाया या पानी मिलाया तो शरबत बन गया, तो ये आपको रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि चीनी का गुण अब पानी या गुण शरबत में क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध मीठा लगता है और दही कैसा होता है, खट्टा लगता है। इसका गुण क्या हो गया, बदल गया। इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। अब हम आपको बताते हैं, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन आपको गैस है, ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन भी गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन, एक सेकेंड, चलिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो आपको क्या बनाता है, वाटर बनता है। जे ही मिलेगा, देखिए यहाँ पर H2 और O2 जो मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन ये जो बना, ये क्या बना, लिक्विड यानी द्रव बना। क्या बना, द्रव बना, यानी भिन्न गुण बन गया। तो कहने के मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा तो भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनेगा, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने में दिक्कत, आप बोलिएगा कि सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, मेन जो बात करें यहाँ पर भिन्न गुण वाला, माने जो पहले वाला चीज मिला है उससे अलग गुण वाला अगर पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर सेम गुण वाला मिलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। तो याद रखिएगा, एक बार बोलिए आप लोग मेरे साथ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाला नए पदार्थ बनाता है, चाहे बनता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नॉर्मल ऐसे बताना होगा तो A+B मिलके C बनेगा, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए, चाहे दूसरा देख सकते हैं, एक और देख लीजिए। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम क्या है और क्लोरीन है, कि नहीं, मिलेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, जो नमक बनता है, कि नहीं। तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन गैस है, मिलकर क्या बनाएगा, सॉलिड बन गया NaCl, यानी भिन्न गुण वाला बन गया। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाला यानी नया गुण वाला अगर पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए, अगर याद हो गया तो एक बार आपसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या क्या है, तो भोजन का पचना, भोजन का पचना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा पर जंग लगना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसके बारे में हम आगे बताने वाले कैसे होता है। ठीक है, तो पहले समझिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एक एक चीज पर हम ध्यान दिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, एक एक चीज बना के दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भोजन का पचना पूछेगा तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। शोषण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहा पर जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। आगे बताएंगे कि शोषण कौन रासायनिक अभिक्रिया है, कि नहीं। भोजन का पचना कौन रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है कि अवकरण है कि उष्माक्षेपी है कि क्या है, इस सब के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, दही का बनना, मैग्नीशियम फीता का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब कर रहा है रासायनिक अभिक्रिया का पहचान हम कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा तो कैसे होगा, कि हम कैसे पता चलेगा सर
आपने जान गया कि नया पदार्थ बन रहा है, लेकिन नया पदार्थ कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये नया पदार्थ है कि सेम गुण वाला पदार्थ है कि नहीं। तो इसको पहचानने का तरीका भी तो होना चाहिए। तो आइए बताते हैं। कह रहा है कि अगर रिएक्शन होगा, अगर रंग में परिवर्तन हो गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया। मान लिए शुरू में जो दो गो पदार्थ है, एगो लाल है वो काला है, लेकिन बनने के बाद दूसरा रंग का अगर हो गया तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। तो वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान का होता है रंग में परिवर्तन। जैसे लोहा के देखिएगा, अगर जंग लगता है, जंग लगना तो आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहा में जंग लग जाएगा तो वो भूरा कलर का हो जाएगा। लोहा नॉर्मल कैसा होता है आप लोग जानबे करते हैं, लेकिन जंग लग जाए तो किस कलर का हो जाएगा, भूरा रंग का। यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक और चीज देखते हैं, आप लोग तांबा के बर्तन में देखिएगा अचार वगैरह नहीं खा रखा जाता है, चाहे खाटा चीज नहीं रखा जाता। जो भी तांबा या पीतल का बर्तन होता है उसमें खाटा चीज नहीं, क्यों नहीं रखा जाता है। जब खाटा चीज रखिएगा पीतल या तांबा के बर्तन में तो काला काला धावा हो जाता है। तो पहले पीतल का जो बर्तन है देखे हुए पीला कलर के टाइप का होता है लगभग कि नहीं। लेकिन जब काला रंग हो जाता है, क्या है कि वो रिएक्शन कर लेता है, खाटा चीज से क्या करेगा, रिएक्शन करके वो काला रंग, यानी रंग में परिवर्तन हो गया। तो वो क्या हो गया, ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रंग में परिवर्तन, जैसे लोहा का जंग लगना रंग में परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। दूसरा ताप में परिवर्तन, जैसे ताप में परिवर्तन बहुत ऐसा, एक चीज बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं ताप में परिवर्तन। आप लोग देखते होइएगा घर और रंग आता होगा चूना से कि नहीं। तो देखिएगा जब चूना को पानी में रखिएगा तो खौलने लगता है, यानी उसके ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब चूना को कीजिएगा मैंने पानी में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, खौलने लगता है, यानी उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं। तो इसी के लिए ताप में परिवर्तन हो गया कि नहीं, ताप में परिवर्तन। दूसरा है गैस का उत्सर्जन। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें गैस क्या होगा, निकलेगा। इस सभी का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से आगे बताने वाले। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे पता करें अगर कोई रिएक्शन है उसमें गैस निकल रहा है, यानी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रंग में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया कि नहीं। ये सब चीज होगा तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे रंग में परिवर्तन हुआ तो लोहा का जंग लगना, ताप में परिवर्तन कोयला का जलना कि नहीं। आपको ये सर कोयला का जलना कैसे है, तो कोयला का मतलब क्या होता है, कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बाबू, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो ये क्या हुआ, कोयला का जलना। तो ये सब का है, उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल। दूसरा है गैस का उत्सर्जन। एसिड बेस का अभिक्रिया में देखिएगा CO2 गैस क्या होता है, निकलता है। बहुत ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, गैस निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, बहुत ऐसा में CO2 निकलता है, ये सब है। तीसरा है अवस्था में परिवर्तन, यानी उसका अवस्था बदलेगा। जैसे अभी हम बताए थे कि H2 क्या है, गैस है, उसके बाद O2 क्या है, गैस है, लेकिन जो बन रहा है H2O बन रहा है, क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है कि नहीं। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो ये सब जो है रासायनिक अभिक्रिया के पहचान है, पहचानने का तरीका है कि नहीं। देखिए कितना बढ़िया से बनाए, अपना से सजाओ, बेहतरीन तरीका से सजा सजा के बनाए। अब आइए रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, तो यही रासायनिक अभिक्रिया में यही नहीं बोला है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के भी पार्ट होता है, इधर वाला भाग को क्या कहते हैं, इधर वाला भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अपना से खुद से बनाया है अभिकारक। इंग्लिश हिंदी में कहते हैं अभिकारक, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। इंग्लिश में क्या कहिएगा, रिएक्टेंट। तो इसका होता है वैसा पदार्थ, देखिए कितना बढ़िया लिखा, अभिकारक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अगर जो भी भाग लेगा उसी को क्या कहेंगे, अभिकारक है। यानी सिंपल समझिए, कोई मारा मारी होता है तो इसमें क्या होगा, दो आदमी भाग लेगा, मारा मारी होने के बाद कुछ तो होगा। तो जो शुरू में जो आदमी भाग लिया कि नहीं, दो चार फट इधर से दो चार फट इधर से, तो जो शुरू में भाग लिया उसी को हम अभिकारक कहते हैं कि नहीं। तो जब मारा पीटी हो जाएगा उसके बाद कुछ प्रतिफल निकलेगा, जो निकलना मुरी फूटे जो भी हो बाद में बताते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेगा उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, मेरे साथ बोलिए,
वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अभी फिलहाल याद करने के लिए ऐसे समझिए, कहिएगा सर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ना ओकरे के हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। बस क्या कहिएगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। मेरे साथ एक बार और बोलिए। हम आपको अभी नहीं याद कराएंगे। बहुत से विद्यार्थी होता है, बहुत जगह ऑनलाइन क्लास कीजिएगा, उसको आपको रटना पड़ेगा। रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। हम है ना, हम मेहनत कराएंगे, ठीक है? आप इस सब को लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? एक आप लोग के लिए बात है, समझ में आया तो जिंदाबाद, और ना समझ में आया तो लोहा फैक्ट्री हैदराबाद। समझ में आया तो प्रयास कीजिए कि समझ में आ जाए, नहीं तो ना पढ़िएगा तो वही होगा, कहाँ जाना होगा? लोहा फैक्ट्री में। चलिए, तो अभिकारक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसी को हम अभिकारक, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, तीर के पहले वाला ही तीर है तो तीर के पहले वाला जितना पदार्थ है उसी को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक यानी रिएक्शन, अभी मतलब कारक, अभिकारक जो भी रिएक्शन है उसमें जिसका मेन कारण है वही का है? अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगर सोडियम, यहाँ ध्यान दीजिए, NS सोडियम जो है क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। अब देखिए NaCl कैसे बना उसके लिए टेंशन मत रखिए, वो हम बताने वाले हैं इसी क्लास में। एक एक चीज पहले ये समझिए, रिएक्शन हम बहुत कराने वाला है। तो सोडियम जो है क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl बना। अब कैसे बना, क्या बना, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ना समझ में आएगा अगला क्लास से मत देखिएगा, इतना गारंटी करिए। यूट्यूब पर कोई नहीं कहता है कि नहीं। अगर आपको ना समझ, पहले थोड़ा सा अभी याद रख, मान के चलिए कहिए कि होता है तो होता है, लेकिन हम समझाने वाले हैं। NaCl जो है रिएक्शन करके NaCl बनाया। अब ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्पाद या प्रतिफल, क्या है? उत्पाद या प्रतिफल। देखिए बड़ा बड़ा बना है, सब दिख रहा है, बहुत बेहतरीन तरीका से बना है। देखिए, तो कह रहा वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहेंगे। यानी देखिए ऐसे समझिए, थोड़ा समझ लीजिए। मिल है, मिल में गेहूं डाले तो जो गेहूं डाले हैं यह हमारा क्या होगा? अभिकारक। लेकिन पिसाने के बाद क्या निकलता? आटा निकलता है। ये आटा हमारा क्या हो गया? प्रतिफल हो गया कि नहीं? मैंने समझाने के लिए बोल रहा है। जैसे चावल डाले, पानी डाले कि नहीं, चावल बनाने के लिए चावल डाले, पानी डाले तो ये हमारा क्या हो गया? अभिकारक। लेकिन बाद में क्या होगा? भात बन गया, वही हमारा क्या हो गया? प्रतिफल। चाहे ऐसे समझिए, अभिकारक। सब्जी बनाना है कि नहीं, आलू, प्याज, टमाटर, मरचा, धनिया, मसाला, तेल सब कुछ डाले, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? अभिकारक। बाद में क्या बन गया? सब्जी। ये क्या हो गया? प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी चीज पहले आएगा कि नहीं, जो भाग लेगा उसे अभिकारक कहते हैं, और बाद में जो कुछ बन जाएगा उसी को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, ठीक है? आइए, तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी बाद में, रासायनिक अभिक्रिया होला के बाद जो चीज बनता है उसी को प्रतिफल या उत्पाद या इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए, राहुल गांधी का बयान, आलू डालिए सोना निकल गया। राहुल गांधी क्या बोले थे? आलू डालिए सोना निकलेगा। तो ये आलू जो है आपका अभिकारक है, इधर से सोना जो निकलेगा ये क्या है? प्रतिफल है। यानी कहने का मतलब इधर पदार्थ डाल रहे हैं, इधर दूसरा पदार्थ निकल रहा है, यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो आलू डाले तो ये अभिकारक, इधर से सोना निकलेगा तो ये क्या हो गया? प्रतिफल। ऐसे समझाने के लिए बोले, जस्ट मानी जोक सपाट है, ठीक है? तो यानी जो रिएक्शन में भाग लेगा, जो
रिएक्शन में भाग लेगा उसी को हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और उसके बाद जो भी चीज बने, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। बोलिए याद हुआ कि नहीं, उत्पाद कहिए, प्रतिफल कहिए, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आया समझ? आइए, ये खाली पेज आप ही लोग लिए रखे थे। अब इसको याद रखिए, 1 से 20 तक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक चलिए। कोई भी परमाणु होता है, परमाणु यानी एटम, क्या होता है, परमाणु का मतलब एटम। ध्यान दीजिएगा, कोई भी परमाणु का आकार ऐसा होता है, प्रत्येक परमाणु का जो आकार है, कोई भी परमाणु लीजिए, परमाणु का जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं, एटम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम। पढ़ा होगा, चलिए। कोई भी परमाणु का आकार ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, यानी केंद्र कहते हैं। किसी भी परमाणु के, ध्यान रखिएगा एक चीज, न्यूक्लियस कहते हैं किसी भी परमाणु के केंद्रक में, हिंदी में केंद्रक कहते हैं। उतना हिंदी के पीछे अगर साइंस पढ़े तो थोड़ा बहुत हिंदी के पीछे उतना जाना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप बताते हैं, अगर कोई चीज पहले से हिंदी जानते हैं तो उसका हिंदी बताना जरूरी है। अगर नया चीज जानते हैं, इंग्लिश से जानते हैं, तो कोई, जैसे स्टेशन है, हम लोग बचपन से स्टेशन कह के आए, अब स्टेशन का हिंदी क्या होता है उससे हमको क्या मतलब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इस से अगर एटम पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले से अगर परमाणु जानते हैं, एटम बोलते, तब दिक्कत होता है। नहीं जानते तो एटम पढ़, चल देखा। तो किसी भी परमाणु का केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु का केंद्र में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और ये सब जो है कक्ष है, ये सब क्या है, ऑर्बिट है या कक्ष है। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, या कक्ष कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है आरी आरी चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट के आरी आरी चक्कर लगाता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, आपको ये सर इस रिएक्शन का बहुत जरूरी है, एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन आरी आरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अब किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन सब बता रहे हैं, तो आते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साथ साथ बोलिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर गोल गोल घूमते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रोटॉन का जो खोज है, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया था। कौन किया था, रदरफोर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो खोज है, इलेक्ट्रॉन, हिंदी में भी लिख दे, चलिए लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो खोज है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये सब पूछता है। जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था, जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। और प्रोटॉन का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का जो खोज है, न्यूट्रॉन का खोज आपको जेम्स चैडविक, हिंदी में लिखते थे, चलिए ठीक है, जेम्स चैडविक ने किया था। कौन किया था, जेम्स चैडविक, ठीक है। चलिए मेरे साथ बोलिए, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। अब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जेने जेने चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमता है, इसलिए जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। अब आइए, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है, अच्छा से लिख दीजिए, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन को कौन आवेश होता है, धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन यह क्या होता है, चार्जलेस होता है। क्या होता है, चार्जलेस, यानी न्यूट्रॉन पर ना पॉजिटिव ना धनात्मक, ये चार्जलेस होता है, आवेश विहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश विहीन होता है। तो इस ये ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। हम जो पढ़ाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव A to Z कंप्लीट पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिए, बहुत से कोचिंग में होता है अकेले 100 विषय लोग पढ़ाने लगता है। ठीक है, तो उससे नहीं, आपको एक एक चीज बताएंगे। आइए, प्रोटॉन का खोज कौन किया है, मेरे साथ एक बार आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, तीनों का खोज। कैसे लिखना, ज्यादा नहीं, आपके लिए कष्ट नहीं करते। पी लिख दीजिए, पी का खोज कौन किया था, आर किया, रदरफोर्ड किया। बस इसी तरह इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, तो जे लिख दीजिए। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, तो जेम्स चैडविक लिख दीजिए, चैडविक। बस इतना ही से समझ जाएंगे। ठीक है। तो प्रोटॉन का खोज कौन किया, रदरफोर्ड। प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट में रहता है, घूमते रहता है कि नहीं। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इविन न्यूक्लियस में रहता है। तो ये हो गया। अब आते हैं चार्ज के बारे में। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। अब ये बताना है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे, पूरा साफ करेंगे। जल्दी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब यहां से हम बताने चलते हैं। चलिए, अब ये जो है, यहां से ध्यान दीजिए, इस ऑर्बिट का सबका नाम होता है। ये जो पहला ऑर्बिट है, ये जो है पहला ऑर्बिट है, इसको हम के कहते हैं, दूसरा ऑर्बिट के एल कहते हैं, उसके बाद जो ऑर्बिट है एम है, उसके बाद अगर ऑर्बिट बनाते हैं तो एन है, के एल एम एन। ये जो ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट क्या है, के, दूसरा एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। अब पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कहाँ कैसे रहता है, इसके बारे में बताते हैं। तो प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा, 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर, जहां n जो है कक्ष की संख्या है, n जो है ऑर्बिट की संख्या है। ये n का मतलब है, थोड़ा सा लिख लीजिए, बाद में बताएंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्ष की संख्या, कक्ष की संख्या n। तो के बोलिए कौन ऑर्बिट है, एक नंबर वाला ऑर्बिट के है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 2n के जगह पर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2 गो। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2 गो। याद रखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2 गो। ये याद करना होगा, तब जाके आएगा। हम जीरो लेवल से ले चलना, तो थोड़ा सा याद करना होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। अब सेकेंड ऑर्बिट के बात होगा, सेकेंड ऑर्बिट यानी द्वितीय कक्ष में, पूरा हिंदी लिखवा रहा है, चलो कोई बात नहीं। द्वितीय कक्ष, द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो फॉर्मूला तो बताया है 2n स्क्वायर। यहाँ n की संख्या, द्वितीय कक्ष को क्या कहते हैं, l के बाद क्या होगा, द्वितीय कक्ष l, यानी l में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, l वाला जो कक्ष है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए या तो 4 है,
ये बहुत अत्याचार कर रहा है। चलिए ठीक है। द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम फॉर्मूला क्या बताएं? द्वितीय कक्ष क्या है? पहला कक्ष के, द्वितीय कक्ष एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, इसी तरह आगे बढ़ते चल रहे। तो 2n², एन के जगह पर क्या होगा? 2, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 तक कितना हो जाएगा? 4, यानी 8। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 8। याद रखें, दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 8। अब आते हैं तृतीय कक्ष। तृतीय कक्ष का नाम क्या है? एम। एम में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो एम का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो 2n² होगा, लेकिन एम कितना नंबर पर है? 1 2 3। तो एन के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 दूना 18। एम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18। एम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18। एन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? आप कमेंट में बताइए ईमानदारी से। कक्षा एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कमेंट में बताइए। कक्षा एन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको आप कमेंट में बताइए। चलिए कमेंट में बताइएगा कक्षा एन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए थोड़ा देर मन में पढ़िएगा, हम पूछते हैं अभिकारक किसे कहते हैं? तो कहिएगा जो रिएक्शन में भाग लेगा सर जी, उसी को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, अभिक्रिया के बाद जो चीज बनेगा उसे कथी कहेंगे? प्रतिफल। याद रखिए, तो ये आप याद रखिए, ठीक है, ये जरूरी है। चलिए इसका जो होगा, एन जो है 4 नंबर पर है, तो फॉर्मूला था 2n² होगा, तो 2n के जगह पर 4, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 कितना होता है? 16, 16 दूना 32। इसी तरह आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, इसको बताइएगा कक्षा, कक्ष है 5 ऑर्बिट, कक्षा नहीं कक्ष भी बोल सकते हैं। हाँ, कक्ष 5 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? कौन बताएगा? कक्ष 5 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलिए बताइए, कमेंट करके बताइएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। पक्का कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, ये जरूरी है। अब आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए 2027 के लिए रेडी रहिए लोग। अब आते हैं वैलेंसी। संयोजकता निकालने आना चाहिए, तभी जाके रासायनिक अभिक्रिया बनाने आएगा। जैसे अभी बोले 20 तक याद करना। मान लीजिए सोडियम, मान लीजिएगा होता है सोडियम, देखिए, हाँ एक और चीज लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों आपस में बराबर होता है। इसका हिंदी भी लिख दे रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। यानी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जल्दी जल्दी इसको लिखे, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होता है? बराबर होता है, तीनों आपस में बराबर होता है। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, आ रहा होगा कुछ, देखते हैं काटेंगे। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, एटॉमिक मास, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। कैसे निकलता है?
तो कैसे निकलता है आप ही बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा बाबू, प्रोटॉन की संख्या, हाँ ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन फ्रेश लिखना चाहिए का। चलिए, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ कथी है न्यूट्रॉन, यही फॉर्मूला। अच्छा एक चीज इसको लिखिए, कुछ सोचिए, हम बताते हैं, चलिए जल्दी बोलिए, लिख लीजिए। यानी परमाणु जो द्रव्यमान है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ेंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। किसका, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अब एक चीज बताइए, कोई एटम है तो इसका द्रव्यमान कहाँ रहता है, किसी भी एटम का द्रव्यमान कहाँ रहता है बताइए, किसी भी एटम का द्रव्यमान न्यूक्लियस यानी नाभिक में रहता है। कैसे, तो यहाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जुट रही, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है, एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का कोई माने संबंध नहीं है, यानी परमाणु द्रव्यमान कहाँ रहेगा, तो न्यूक्लियस में रहेगा। कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, ठीक है। तो कल 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद करके आइएगा, तो सिखा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास रह देते हैं, ठीक है।